रात तक मानव एचआरसीआईडी के कंट्रोल रूम में था। स्क्रीन चमक रही थी। शहर युद्ध भूमि जैसा लग रहा था। इस शहर ने जन्म दिया था एक असैसिन प्राइम को, और अब एचआरसीआईडी ने जन्म दिया था उसके शिकारी को, मानव शेखर। शायद असैसिन प्राइम को ये लगने लगा था कि कोई उसे छू भी नहीं सकता था, परंतु शायद हर बुराई ये भूल जाती है कि मानव इतिहास ऐसे अनेकों वाक्यों से भरा हुआ है जहां बुराई कितनी भी गहरी या काली क्यों ना हो, आखिरकार मानव उस पर काबू पा ही लेता है। मनुष्य ने ऐसे अनेकों खतरों को झेल कर ही अब तक का सफर तय किया है, और वो जल्द ही शायद इस बुराई पर भी विजय पा लेगा। मानव शेखर अभी अपने ही विचारों में डूबा हुआ था जब उसके असिस्टेंट ने उसके सामने वो रिपोर्ट रख दी थी। लैब रिपोर्ट आ गई थी। उस जगह पर असैसिन प्राइम का जो खून बहा था वो किसी इंसान का खून था। इसका मतलब साफ था कि वो जो कोई भी था, कोई ना कोई इंसान ही था। हालांकि अफवाहों के अनुसार वो कोई दैत्य था, परंतु मानव को पता था कि ये एक ऐसा आदमी है जो शायद साधारण नहीं था, परंतु फिर भी वो इंसान ही था। मानव कहीं ना कहीं जान गया था कि वो जिस भी हत्यारे की तलाश कर रहा था उसने जरूर कोई ना कोई सबूत छोड़ा ही होगा। बस उस सबूत को ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। कोई भी हत्या अपने पीछे अपने निशान छोड़ ही जाती है। मानव अभी लैब रिपोर्ट देख ही रहा था कि उसका असिस्टेंट उसके सामने एक फाइल लेकर आ गया। मानव ने वो फाइल उठाई और उसका असिस्टेंट बोला, सर, गृहमंत्री जी के घर के पास एक कार संदिग्ध अवस्था में पाई गई थी। शायद वो शैतान उसी कार में आया हो। मानव ने अपने असिस्टेंट हरीश को एक नजर देखा। उसने फिर उस फाइल में उस कार की तस्वीर देखी। हरीश बोला, सर, ये कार पहले भी गणपत के खून के समय उसके घर के पास देखी गई थी। मानव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद हत्यारे ने अनजाने में वो निशान छोड़ दिए थे जो उसे उस तक पहुंचा ही देंगे। ये कार यक्ष गेरा के नाम पर रजिस्टर है, एसजी एंटरप्राइजेस का इकलौता वारिस। हरीश एक टक बोल गया। मानव के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हुई। हरीश ने आगे बोला, सर, मंत्री जी की हत्या के कुछ ही घंटों बाद एक स्लीपर वॉलेट में भारी क्रिप्टो मूवमेंट दर्ज हुई है। वॉलेट पहले से ही हमारी निगरानी में था, लेकिन अभी तक उसका यक्ष से सीधा संबंध साबित नहीं हो पाया है। मानव सोच में पड़ गया था। उसने अपने लैपटॉप को देखा। उसमें असैसिन प्राइम की तस्वीर थी जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। एक मास्क, लाल आंखें, शरीर अंधेरे से तराशी हुई परछाई की तरह लग रहा था। मानव फुसफुसाया, काले दैत्य, तू जो भी हो, मैं तुझे जल्द ही पकड़ लूंगा। असैसिन प्राइम को पहली बार किसी ने चुनौती देने की ठानी थी। मानव का एक ही विचार था, अगर शैतान को मारा नहीं जा सकता तो उसे किसी तरह से रोका तो जा सकता होगा, और मानव उसे किसी भी कीमत पर रोक कर दिखाएगा। यक्ष जब जागा तब उसका शरीर बेतहाशा दर्द कर रहा था। उसका पूरा शरीर गोलियों से छलनी था और उसकी हड्डियां टूटी हुई थी। उसे एहसास हो चुका था कि बीती रात उसके शरीर पर बहुत ज्यादा भारी थी। उसकी हर सांस उसे चुभ रही थी, हर मांसपेशी चीख रही थी। उसकी त्वचा हिंसा का नक्शा बन चुकी थी। बैंगनी चोटें, फटी हुई त्वचा, आधे भरे गोली के घाव। उसे शायद जिंदा नहीं बचना चाहिए था, परंतु उसके अंदर जो था वो उसे मरने नहीं देगा। यक्ष को समझ आ चुका था कि डार्कवेल उसके शरीर को इतनी आसानी से मरने नहीं देगा। कुछ गोलियां, 30 फुट की छलांग आदि किसी भी साधारण आदमी को मारने के लिए काफी थी, परंतु यक्ष अब साधारण नहीं था। वो डार्कवेल द्वारा सुरक्षित था। उसको इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता था, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन उतना ही स्पष्ट एक और सच था, कोई इंसानी शरीर पिछली रात जैसी रातों को बार बार नहीं झेल सकता था। बहुत बार तो बिल्कुल भी नहीं। डार्कवेल के मूर्खतापूर्ण मंसूबों की कीमत उसका शरीर चुका रहा था। यदि एक बार फिर कल रात जैसा कुछ हुआ तो शायद यक्ष का शरीर डार्कवेल के काले जादू के बाद भी उठ नहीं पाएगा। यक्ष का शरीर दर्द में भी था और बुरी तरह से अशक्त भी।
यक्ष की यादें टुकड़ों में वापस आई। डर से भरा एक कॉरिडोर, अंत से ठीक पहले फैलती हुई गृहमंत्री की आंखें, गोलियों की आवाज, सिक्योरिटी गार्ड्स बिना हिचकिचाहट के फायर करते हुए, उसके शरीर में अनेक गोलियों का लगना और उसके वो छलांग लगा देना, 30 फुट की ऊंचाई से गिरना, ऐसा टकराव जिसने उसकी टांगी तोड़ दी थी, हड्डियां सूखी टहनियों की तरह टूट गई थी। और फिर भी वो भागा था, लंगड़ा कर नहीं, घिसट कर नहीं, समझ से तेज, डर से तेज। उसने दीवारें लांघी, गलियों में गुम हो गया, खून बहाते हुए अंधेरे में खो गया, जब तक रात भी उसकी गंध नहीं पकड़ पाई। यक्ष ने नीचे देखा और अपनी टांगों को छुआ, सही सलामत, बिल्कुल ठीक। डार्कवेल ने उसके शरीर को ऊपरी रूप से तो शायद ठीक कर दिया था, परंतु वो अंदर से हिल गया था। उसका शरीर, उसका मस्तिष्क सब उससे कह रहे थे कि अब बस कर यक्ष, कुछ दिन आराम कर। परंतु डार्कवेल जिसके कब्जे में वो था, वो उसे शायद आराम नहीं करने देगा। तभी यक्ष के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसकी कार, वो अभी भी वहीं थी। वो अपनी कार में वहां गया था, परंतु वापस वो पैदल ही आया था। अब तक तो पुलिस ने उसकी कार को पकड़ लिया होगा और उन्होंने ये जान लिया होगा कि उस कार में हथियारों का जखीरा है। अब यक्ष को जल्द ही पुलिस पकड़ लेगी। गृह मंत्री की हत्या हुई थी, किसी साधारण आदमी की नहीं। यक्ष की सांसें अटक गई, दिल तेजी से धड़कने लगा। गृह मंत्री के घर के पास उसकी कार का होना एक ऐसा सबूत था जो पुलिस को उसके पास जल्द ही पहुंचा देगा। तभी साए गहरे हो गए। डार्कवेल दिन की रोशनी में ऐसे उभरा जैसे कोई दिन दहाड़े गलती। वो दिन में कभी नहीं आता था। पता नहीं ये सच था या केवल कल्पना कि दिन की रोशनी ज्यादातर राक्षसों को कमजोर कर देती है। जो भी था, यक्ष वैसे भी काले जादू आदि पर भरोसा नहीं करता था, जब तक कि इस क्रूर पापी ने उसके शरीर को घेर नहीं लिया था। कार की चिंता मत करो, डार्कवेल ने कहा। वो इस समय यक्ष के सामने था। यक्ष का चोटों से घायल शरीर, जिसमें कई गोलियों के निशान थे, और वो पूरी तरह कमजोर लग रहा था। फिर भी यक्ष उठा और उसने उस डार्कवेल से कुछ कहने का प्रयत्न किया, परंतु इससे पहले यक्ष कुछ बोलता, डार्कवेल बोला, मैंने पहले ही उसकी चोरी की पुलिस में शिकायत कर दी है, उसी दिन जिस दिन गणपत मारा गया था। यक्ष को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। क्या? उसकी आवाज अजनबी लगी। मुझे तो याद भी नहीं। मुझे पता है, डार्कवेल ने कहा। तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। उस औरत की मौत ने तुम्हें इतना झकझोर दिया कि तुमने खुद को बंद कर लिया था। यक्ष चुप रहा। एक परजीवी से क्या कहे जो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी गैर हाजिरी में जीता है। तुम उस रात मेरे वश में थे और तुम पुलिस स्टेशन में जाकर यह कंप्लेंट कर चुके हो कि तुम्हारी गाड़ी गायब हो गई है। पुलिस ने कंप्लेंट लिख भी ली थी। यक्ष चुप रहा। वो जानता था कि डार्कवेल सच ही बोल रहा होगा। यक्ष ने शांत भाव से कहा, शिकायत की कॉपी कहाँ है? डार्कवेल मुस्कुराया। तुम्हारे घर। फिर ताना मारते हुए उसने कहा, तुम्हारे पिता के घर। यक्ष ने मुट्ठियां भींच ली। मुझे सबूत मिटाने होंगे। मुझे कुछ करना होगा। तुम बेवजह तनाव ले रहे हो। क्या तुम इतने बेवकूफ हो डार्कवेल? तुम कमजोर हो, मैं बेवकूफ नहीं हूं। डार्कवेल ने धीरे से कहा। तुम कमजोर हो। यक्ष चुप हो गया। उस चीज से बहस करना जो उसके अंदर रहती थी कभी अच्छा नहीं होता। सच्चाई कठोर थी। पुलिस कार ढूंढ लेगी, हथियार मिलेंगे, वही गोलियां जो गृहमंत्री की हत्या में इस्तेमाल हुई, वही हथियार जिनसे गणपत और धरिया के आदमियों को मारा गया था। वह सब कड़ियां आपस में जोड़ लेंगे। डार्कवेल को पता था कि यक्ष क्या सोच रहा था। उसने कहा, एक अरबपति का बेटा जिसे बंदूक चलानी नहीं आती, अचानक लाल आंखों वाले मास्क पहनकर हत्या करने लगा है। यक्ष चुप रहा। उसने अकेले ही गणपत को मार डाला, उसके गैंग के सारे हथियार चुरा लिए। यक्ष अब भी चुपचाप सुन रहा था।
और वो लड़का अब गृह मंत्री की हत्या की सुपारी लेता है और उन्हें मार डालता है। यक्ष चुपचाप खड़ा था, उसके पास कोई शब्द नहीं थे। कौन सा कोर्ट इसे मानेगा? डार्कवेल बोला। उल्टा तुम्हारा केस काफी स्ट्रांग है। पुलिस के पास सिर्फ थ्योरी है और तुम्हारे पास पक्के सबूत। तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई, उसके बाद क्या हुआ तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस तुम्हें कभी भी असैसिन प्राइम साबित नहीं कर पाएगी। यक्ष सुनता रहा। खुद से नफरत करते हुए वो उन शब्दों पर गौर कर रहा था जो वो काला जादूगर बोल रहा था। वो इतना गलत भी नहीं बोल रहा था। पुलिस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे असैसिन प्राइम जैसा घातक हत्यारा साबित कर सके। असैसिन प्राइम सिर्फ हत्यारा नहीं है, डार्कवेल बोला। उसे ऐसी तकनीकें आती हैं जो इस दुनिया में किसी इंसान को नहीं आती। वह हर हथियार चला सकता है, कुछ भी चला सकता है, बाइक, कार, विमान। ये तर्क जहर की तरह यक्ष के अंदर बैठने लगे। धीरे धीरे यक्ष को यकीन और तसल्ली दोनों हो गई थी। भले ही पुलिस शक करे, उन्हें शक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अरबपतियों के बेटे ना तो गोलियां पचा सकते थे और ना ही 30 फीट से गिरकर बच सकते थे। गृह मंत्री के घर की ऐसी सीधी चढ़ाई नहीं कर सकते थे। असैसिन प्राइम एक मिथक था और मिथकों को पकड़ना मुश्किल होता है। कहीं अंदर यक्ष जानता था कहानी अभी शुरू हुई है। डार्कवेल अब उसे मजबूर नहीं कर रहा था, वो उसे बदल रहा था। फिर डार्कवेल ने लगभग दयालु स्वर में कहा, सोचो कौन सा बिजनेस शुरू करना है। आज रात तुम्हें 5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। धारिया को सोना और क्रिप्टो दोनों मिल चुके होंगे। यक्ष को फिर से झटका लगा। भुगतान, हत्या की कीमत, वो उसके बारे में भूल चुका था। उसका शरीर अभी भी दर्द में था, लेकिन समय चल पड़ा था। अब उस पर नजर रखी जाएगी। उसे एक ऐसी जिंदगी चाहिए थी जो इतने पैसों को बिना शक के समा सके। डार्कवेल मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसने आधी जंग पहले ही जीत ली थी। डार्कवेल कौन था और वो वास्तव में क्या चाहता था? यक्ष एक बात पूरी तरह समझ गया था कि अगर उसने जल्द ही जवाब नहीं ढूंढे तो वो सिर्फ अंधेरे में नहीं जाएगा, वो उसमें खो जाएगा। मानव शेखर कोई साधारण अधिकारी नहीं था। HRCID, वो तो कभी साधारण लोगों की भर्ती करता ही नहीं था। हाई रिस्क क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिवीजन एक ही सिद्धांत पर खड़ा था, जो दिखता है वही हर बार सत्य नहीं होता। यहाँ हर अधिकारी को सिखाया जाता था, पैटर्न पर संदेह करो, संयोगों पर प्रश्न उठाओ और उन निष्कर्षों से सावधान रहो जो बहुत आसानी से सामने आ जाए। उन सब में मानव एक धारदार अस्त्र था, शांत, निर्मम, शोर से परे। उसकी दृष्टि से कुछ भी ओझल नहीं होता था। CCTV फुटेज उसने इतनी बार देखी थी कि हर क्षण उसकी चेतना में स्थायी हो चुका था। वो ठहराव, वो सन्नाटा और वो क्षण जब मृत्यु ने स्वयं को सत्य सिद्ध करने का अभिनय किया था। सिक्योरिटी गार्ड्स को बेहद नजदीक से मारा गया था, इतना पास से कि वो केवल हत्या नहीं, एक निर्णय प्रतीत हो। और यहीं से पहली सच्चाई सामने आई। जो व्यक्ति फर्श पर पड़ा था वो उन गोलियों से उतना प्रभावित नहीं हुआ था जितना दिख रहा था। वो शांत पड़ा रहा, मृत्यु का अभिनय करता हुआ। उसने अपने रक्त को इतना बहने दिया कि भ्रम वास्तविकता बन जाए। उनकी ट्रेनिंग उन्हीं के विरुद्ध इस्तेमाल हुई। जब गार्ड्स आश्वस्त हो गए कि खतरा समाप्त हो चुका है, उन्होंने अपनी चौकसी छोड़ दी। वे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वो उठा, तेज, सटीक, बिना एक भी अनावश्यक हरकत के। 4 लोग मारे गए, डर के जन्म लेने से पहले ही। 5वां, गृह मंत्री, उसे तो भय का वो क्षण भी नसीब नहीं हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम में 2 बातें थी जिन्होंने मानव के मन को विचलित कर दिया था। पहली, यदि उस काले मुखौटे वाले हत्यारे को गोलियों से कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई थी तो वो गिरा क्यों? वो सीधे मंत्री को मारकर निकल सकता था। फिर ये पूरा नाटक क्यों? उत्तर स्पष्ट था, वो गोलियों को रोकना चाहता था।
यदि फायरिंग कुछ क्षण और चलती, यदि रक्त और बहता, तो शायद वो फिर उठ नहीं पाता। इसलिए ये अभिनय उसकी मजबूरी थी, विकल्प नहीं। दूसरा प्रश्न और भी गहरा था। इतना रक्तस्राव, इतनी गोलियां, और फिर भी वो न केवल जीवित रहा बल्कि खड़ा हुआ, गार्ड्स को मार गिराया और 30 फीट नीचे कूदकर भाग निकला। क्या वो उस छोटे से अंतराल में, जब वो मृत होने का अभिनय कर रहा था, क्या वो अपने शरीर को स्वयं ही पुनर्जीवित कर रहा था? ये केवल ध्यान भटकाने का छल नहीं था, ये समय था स्वयं को ठीक करने का। यदि ये सत्य था तो इसका अर्थ भयावह था। ये व्यक्ति ऐसी विधि जानता था जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सीमाओं से बहुत परे थी। पर उसी क्षण मानव के मन में एक और विचार कौंधा। यदि गार्ड्स रुकते नहीं, यदि कुछ और गोलियां चलती, तो क्या उसे स्वयं को ठीक करने का समय मिलता, या यही उसका अंत होता? मानव अपने ही प्रश्नों में उलझ गया। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, पर ऐसा कभी नहीं। वो हत्यारा गोलियों से छलनी, रक्त से लथपथ न केवल 30 फीट कूदा, कंक्रीट पर गिरा और भागा, बल्कि दीवार लांघकर अंधेरे में इस तरह विलीन हो गया मानो स्वयं शहर ने उसे निगल लिया हो। असंभव, मानव ने सोचा, और यही उसे सबसे अधिक भयावह बनाता है, क्योंकि इसका अर्थ था ये सत्य है। ये कोई गैंगस्टर नहीं था, ना शक्ति का प्रदर्शन, ना विचारधारा का खेल। ये था असैसिन प्राइम, एक ऐसी सत्ता जो आधुनिक हथियारों को भी समझती थी, प्राचीन तकनीकों पर भी अधिकार रखती थी और मानव शरीर को असंभव गति से पुनर्जीवित भी कर सकती थी। मानव को फिर विचार आया, लेकिन मंत्री क्यों? आखिर इस हत्यारे का मंत्री से क्या संबंध था? और यदि उसने मंत्री की सुपारी ली थी, तो कौन था जिसने उसे ये सुपारी दी थी? और आखिर वो उस तक पहुंचा कैसे? असैसिन प्राइम जैसे हत्यारे साधारण खोज से तो किसी को नहीं मिल सकते थे। फिर कैसे कोई उस तक पहुंच गया? तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। पिछले कुछ दिनों में 3 वारदातें हुई थी। गणपत का खून किसी काले दैत्य द्वारा हुआ था और वो असैसिन प्राइम का पहला शिकार बना। फिर धरिया का गैंग मिटा दिया गया, परंतु धरिया जिंदा बच गया। धरिया उसे क्यों छोड़ दिया गया? मानव की शक की सुई धरिया पर भी अटक गई थी। धरिया वो आदमी था जो अंडरवर्ल्ड से काफी समय से जुड़ा हुआ था। उसका जिंदा रहना और गृहमंत्री पर हमला केवल एक संयोग नहीं हो सकता था। मानव की शक की सुई अब यक्ष के साथ साथ धरिया पर भी जा रही थी। वैसे भी मानव बिना कारण की हिंसा पर विश्वास नहीं करता था। हर आदमी के पीछे वजह होती है, सत्ता, डर, पैसा, बदला या कुछ उससे भी बदतर। अगला सुराग वहीं मिला जहां हत्यारे अक्सर चूक जाते हैं, लाशों में नहीं बल्कि व्यवस्था में। धरिया ही शायद वो सुराग था। मानव का ध्यान फिर उस कार पर जा ठहरा, यक्ष गेरा की कार, एक मर्सिडीज बेंज ई क्लास, साफ, महंगी और इस जगह पर असंगत। उसकी डिक्की किसी चलते फिरते हथियार घर से कम नहीं थी। इतना गोला बारूद कि कई पुलिस चौकियां एक साथ ध्वस्त की जा सके। मिलिट्री ग्रेड स्टॉक और कहीं भी पंजीकृत नहीं। मानव ने स्वयं HRCID के सेंट्रल आर्म्स रजिस्ट्री को खंगाला था। हर चैनल, हर मिरर सर्वर, हर वो ब्लैक इंडेक्स जिसका आधिकारिक अस्तित्व भी स्वीकार नहीं किया जाता, पर परिणाम शून्य, जिसका अर्थ केवल एक था, ये सब गैर कानूनी हथियार थे। गणपत और उसका भाई, वे इस धंधे में केवल शामिल नहीं थे, वे इसकी गहराई थे, इतने गहरे कि वो उन लोगों तक पहुंच रखते थे जो प्रश्न नहीं पूछते, सिर्फ सौदे करते हैं। अब धागे स्पष्ट होने लगे थे। असैसिन प्राइम ने पहले गणपत को खत्म किया और उसके साथ उसकी पूरी सप्लाई चेन अपने कब्जे में ले ली। गणपत की मौत शायद एक संकेत थी, एक विजिटिंग कार्ड। फिर बारी आई धरिया की। उसके पूरे गैंग को मिटा दिया गया ताकि वो अब स्वतंत्र ना रहे बल्कि पूरी तरह निर्भर हो जाए। धरिया ने शायद गृहमंत्री की हत्या की सुपारी ली थी। शुरुआत में एक छोटा भुगतान और काम पूरा होने पर एक बड़ी रकम।
यही कारण था कि क्रिप्टो करेंसी की असामान्य हलचल हुई। मानव ने क्षण भर में बिखरे हुए बिंदुओं को जोड़ लिया था। अब उसके पास उस काले साए के विरुद्ध एक योजना थी। मानव को ये नहीं पता था कि वो दानव कौन है, पर यह स्पष्ट था कि उस तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, यक्ष और धैर्य। और यदि कभी उसका सामना उस काले दैत्य से हुआ तो इस बार गोलियां तब तक चलेगी जब तक रक्त का हर अंश बह ना जाए, इतना कि वो पुनः उठने की कल्पना भी ना कर सके। गृह मंत्री के गार्ड्स ने जो भूल की थी, मानव उसे दोहराने वाला नहीं था। वो तैयार था, एक प्लेन क्रैश से बचा हुआ अरबपति का बेटा और एक गैंग लीडर जिसकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। दोनों शायद ये समझ भी नहीं पाए थे कि वे अब मानव की पकड़ में आ चुके हैं। शिकार जो शिकारी की आंखों में बस चुका हो, वैसे भी मानव ने वो देख लिया था जो कोई और नहीं देख पाया था। यक्ष जो कुछ महीने पहले तक पेज 3 की चकाचौंध में था, पार्टियां, लड़कियां, फिजूल खर्ची, अब ऐसे गायब हो गया था जैसे मानो कभी कोई अस्तित्व ही ना रहा हो। ना कोई खबर, ना कोई हलचल। ये सन्नाटा साधारण नहीं था, पर यदि उसकी कार सच में चोरी हुई भी थी तो भी एक बात साफ थी, अरबपतियों के बेटे रात 3 बजे खुद थाने नहीं जाते। वे वकील भेजते हैं, ड्राइवर भेजते हैं, या कोई ऐसा जो कोई मायने नहीं रखता। मानव को पैटर्न कसता हुआ महसूस हुआ, पर वो जानता था हर कदम बेहद सावधानी से रखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, इन दोनों में से किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मानव शेखर उन्हें देख रहा है। उसने फोन उठाया, एक ऐसा नंबर मिलाया जो किसी डायरेक्टरी में दर्ज नहीं था। काबरा, उसने धीमे स्वर में कहा, मुझसे मिलो तुरंत। शहर के किसी और कोने में असैसिन प्राइम ये सोच रहा था कि अब वो राज करेगा। उसे ये नहीं पता था कि इंसानी जिद की कोई सीमा नहीं होती, और मानव शेखर अकेला नहीं था। कई सायों के भीतर एक और व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा था, जो डेटा नहीं, किस्मत पढ़ता था। पंडित नागेंद्र, और उसका भी हिसाब अभी बाकी था। पंडित नागेंद्र खामोशी की उन परतों के नीचे दबा बैठा था, वैसी खामोशी जिसे केवल जुनून ही जन्म दे सकता है। वो मात्र केसरिया वस्त्र पहनने वाला, मंत्रोच्चार करने वाला कोई साधारण ज्योतिषी नहीं था। नागेंद्र उससे कहीं अधिक दुर्लभ था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्राचीन आकाशों को भी पढ़ना सीख लिया था और उनके नीचे छिपे आधुनिक कोड को भी। वो ब्रह्मांड का विद्वान था, लेकिन साथ ही एल्गोरिदम का वास्तुकार भी। एक गुप्त आईटी फर्म के सहयोग से उसने वो चीज बना डाली थी जिसकी कल्पना किसी पुरोहित ने पहले कभी भी करने का साहस नहीं किया था। एक एआई संचालित दिव्य इंजन, ऐसा उपकरण जो तारामंडलों को अस्वाभाविक सटीकता से पढ़ सकता था। केवल आकाशीय संरेखन ही नहीं, बल्कि मनुष्यों की नियति तक का अनुमान लगा सकता था। उसके निजी सर्वरों में मानव सभ्यता के लगभग हर प्राचीन ग्रंथ की डिजिटाइज्ड प्रतियां सुरक्षित थी। वैदिक भविष्यवाणियां, बेबीलोन की तार्किक पांडुलिपियां, मिस्र की मृत्यु स्तुतिगान, निषेध यूरोपीय ग्रीम्योर। सभ्यताएं उठी और मिट गई, लेकिन उनकी चेतावनियां उसके अभिलेखों में जीवित थी। और अब नागेंद्र शहर को देख रहा था। असैसिन प्राइम अब एक बीमारी बन चुका था, जो कि हर गली, हर टीवी स्टूडियो, हर फुसफुसाते घर में फैलती हुई बीमारी का रूप ले चुका था। राज्य के गृहमंत्री की हत्या ने केवल राजधानी को नहीं झकझोरा था, उसने पूरे राष्ट्र की रीढ़ तोड़ दी थी। एचआरसीआईडी ने विवरणों को दफनाने की कोशिश की थी, सच को गोपनीय दीवारों के पीछे घोट देने की कोशिश की थी, लेकिन सच नागेंद्र जानता था, और सच रिस ही जाता है, खास तौर पर तब जब पत्रकारों को खून और टीआरपी की गंध आने लगे। मीडिया ने किसी तरह टुकड़े टुकड़े में जानकारी निकाल ली थी, हत्या का तरीका, उसकी सटीकता और कातिल का लगभग अमानवीय धैर्य। टीआरपी आसमान छू रही थी, डर फल फूल रहा था, और उस अराजकता के बीच नागेंद्र एक बात पूरी स्पष्टता से समझ चुका था कि यक्ष के भीतर का अंधकार कोई साधारण आत्मा नहीं थी। ये कोई लोक कथा भी नहीं थी, ना सामूहिक उन्माद,
ना अंधविश्वास, ये कुछ और ही था, कुछ अधिक प्राचीन, अधिक तीखा, अधिक भूखा। इसके इरादे केवल हत्या नहीं थे, इसकी चालें योजनाबद्ध थी, लगभग चयनात्मक।